सवाल आपका में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। परीक्षा रद्द लेकिन टेंशन बरकरार। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो गई हैं और अब एक एक करके राज्य सरकारें भी अपनी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करती जा रही हैं। बुधवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड के साथ यूपी, हिमाचल और महाराष्ट्र ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को हरियाणा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। वहीं कर्नाटक सरकार अभी इस संबंध में सोच विचार कर रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य बोर्ड परीक्षा को लेकर जल्द फैसला लेगा। वहीं तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अनिल महेश का कहना था कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में अगले 2 दिन में विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद सरकार फैसला लेगी। 1 जून को केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दी थी और राज्य सरकारों पर 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला छोड़ दिया था और ये भी साफ कर दिया था कि 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। केंद्र ने 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द कर दी है और राज्य सरकारें भी इसी दिशा में अब कदम बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो अब खड़ा है कि छात्रों के मूल्यांकन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कैसे छात्रों का आकलन किया जाएगा और बिना परीक्षा ही तैयार होने वाले नतीजे छात्रों के भविष्य को लेकर कैसी राह तैयार करेंगे। लेकिन केंद्र के इस फैसले को लेकर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। जैसे हमें पता है कि डिसीजन आया कि हम लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं अब नहीं होंगे, मैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है, जो +1 में ये सोचता था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो +2 में हम सोचते थे कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे और हम अपने रिजल्ट को एक अच्छा लाएंगे, पर वो सारे ड्रीम्स अब शायद पूरे नहीं हो पाएंगे। और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि या तो गवर्नमेंट को मतलब एग्ज़ाम्स जो हैं या तो वो ऑनलाइन कंडक्ट करते, जैसे वो कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत ये है वो है, तो उन्होंने पेपर एग्ज़ाम्स मतलब जैसे हैं तो उन्हें ऑनलाइन कंडक्ट करने चाहिए थे। और या फिर अगर उन्हें ऑफलाइन कंडक्ट करने थे तो जैसे कि हम देखते हैं कि कुंभ का मेला है, ये हो रहा है, बाकी जो सारी चीज़ें हो रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, बट +2 के पेपर्स क्यों नहीं हो रहे हैं। +2 सीबीएसई का मैं एक स्टूडेंट हूँ आउटगोइंग का, और मेरे अभी बोर्ड्स होने थे जो अभी गवर्नमेंट ने रद्द करवा दिए हैं। सर मैं इस गवर्नमेंट के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ सर, क्योंकि मोस्टली मेजॉरिटी हमारे जितने भी बच्चे थे वो जेईई और नीट को के अलावा सिर्फ बोर्ड्स के बेसिस पे अपनी एडमिशन्स लेना चाहते हैं, और अब सीबीएसई किस बेसिस पे इवैल्यूएट करेगा वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। एक फेयर इवैल्यूएशन था सीबीएसई, जिससे बच्चे को पता चलता है हाँ मैं आगे जा सकता हूँ। सर मोस्ट ऑफ दी जो मेन बात है वो ये है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन ही परसेंटेज बेसिस पे होता है, तो वो कहाँ पे जाएंगे। अब जितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो 95% प्लस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको तो सर एक फेयर सिस्टम नहीं मिला ना जी, क्योंकि इन्होंने हर एक बच्चे को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। जो भी इनका क्राइटेरिया रहेगा वो फेयर, सर फेयर तो मैं नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि बच्चे ने परफॉर्म ही नहीं किया। तो सीबीएसई जो एग्जाम लेता है उसके आधार पर ही मूल्यांकन होता है और किस तरह से किस स्ट्रीम में उसको जाना है और किन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये अब सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। छात्रों को इस बात की फिक्र है कि मूल्यांकन आखिर किस आधार पर किया जाएगा, कैसे होगा और किस पैमाने पर उन्हें रखा जाएगा, किस मेयार पर वो खरे उतरेंगे, ये अभी सब कुछ जो है अस्पष्ट है, इस पर स्पष्टता नहीं है। और ज़्यादातर जो छात्र हैं उनका यही मानना था कि अगर हम अपने ऑनलाइन सिस्टम को लेकर इतना ज़्यादा कहते हैं कि वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, तो फिर परीक्षाएं उस हिसाब से क्यों नहीं की गई। तमाम तरह के सवाल है। खबरफास्ट ने भी अपने मन से कुछ सवाल उठाए हैं, पहले डाल लेते हैं उन पर नजर, फिर करते हैं एक्सपर्ट से बात। तो 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, क्या होगा आकलन का फॉर्मूला। परीक्षा रद्द करने का फैसला सही तो टेंशन में क्यों है छात्र। बिन परीक्षा पास हुए छात्रों को क्या भविष्य में होगी परेशानी। परीक्षा रद्द करना क्या था आखिरी विकल्प, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा रास्ता था कि परीक्षा रद्द न करके किसी और तरीके से जो है छात्रों का परीक्षण किया जा सकता था, मूल्यांकन हो सकता था, या ये आखिरी ही विकल्प था। इस मुद्दे से जुड़े आपके भी कोई सवाल हो, सुझाव हो, राय हो तो आप सीधा हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े विशेषज्ञ। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी
बात जो है अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त हरियाणा प्राथमिकी संघ कैथल से सुरेश द्रविड़, जो कि जिला प्रधान है हरियाणा प्राथमिकी संघ के, और अनुराग धारीवाल, जो कि एक शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सुरेश द्रविड़ से जानना चाहूंगी, सुरेश जी, आप प्राथमिकी संघ के जिला प्रधान हैं हरियाणा से, तो ये जो फैसला लिया गया है, सरकार ने रद्द कर दी है 12वीं की परीक्षाएं, केंद्र ने रद्द की, उसके बाद राज्य सरकारें भी अब इसी नक्शे कदम पे चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये विकल्प आखिरी विकल्प था, इसके अलावा और भी कोई विकल्प हो सकता था? बिल्कुल, इसके अतिरिक्त और भी विकल्प हो सकते थे और मुझे लगता है कि इसके प्रति सरकार संवेदनशील नहीं थी, गंभीर नहीं थी। इसके जो ये वर्ष था, इसको 0 वर्ष के तौर पर घोषित किया जा सकता था और जैसे लॉकडाउन खुलता तो उस दौरान बच्चों की परीक्षाएं ली जा सकती थी। और भी कई विकल्प थे, लेकिन सरकार उसमें सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उस तरह की तैयारियां नहीं थी। तो जैसे बच्चों को उनके मोबाइल से टैबलेट दे करके कुछ इस टाइप के और अवसर पैदा किए जा सकते थे, या बच्चों को जो भी कोरोना का जो काल है, इस काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थोड़े थोड़े बच्चों को बुला करके भी इस तरह की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती थी। और बिल्कुल ये जैसे कुंभ हरिद्वार में लोग इकट्ठा होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि सरकार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति चिंतित नहीं है। और भारत के संविधान के अनुसार ये सरकार की ड्यूटी है कि वो इस देश का हर नागरिक को शिक्षित करे, लेकिन सरकारें, जो भी सरकारें हैं, वो इसमें कटौती करती जा रही हैं, गंभीर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने ये जो फैसला लिया वो छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए ही लिया कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, और उसे प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया गया। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने कहा कि भविष्य को बाद में भी देख लिया जाएगा, पहले जो है स्वास्थ्य देखना ज्यादा जरूरी है और इसीलिए ये फैसला किया जा रहा है। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो इसके लिए और भी बहुत सारे हैं। अभी जैसे बच्चों के लिए खुद सरकार मान रही है, कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। अगर यही बात है तो बहुत सारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अभी 5 साल की जिनके बच्चे हैं, जो महिलाएं आज ड्यूटी कर रही हैं, वो पुलिस में हैं, वो नर्सिंग है, नर्स का जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, तो उनको वहां नहीं भेजना चाहिए। फिर अगर इतनी सरकार गंभीर है तो ये उनका तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिसमें जो आज महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों की, 1 वर्ष से छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाने चाहिए थे सरकार को, वो साधन जुटाने चाहिए थे जिनसे बच्चों की परीक्षाएं ठीक तरीके से ली जा सकती थी, वो उपकरण जुटाने चाहिए थे, वो सुविधाएं जुटानी चाहिए थी। ये दूसरा सरकार इसका कोई ठोस इसके लिए ऐसे कोई जैसे शोध नहीं कर पाई है, दवाइयों का प्रबंध नहीं कर पाई है, ऐसी खोज नहीं कर पाई जिससे इसका इलाज हो पाए। अगर ये 5 साल 10 साल चलता है तो फिर क्या स्थिति होगी? क्या उसमें परीक्षाएं नहीं होगी? 5-10 साल में हमारा देश कहाँ चला जाएगा जब परीक्षाएं नहीं होगी, बच्चों को अवसर नहीं मिलेंगे। और ये दुखद विषय है कि इतने इस देश में डॉक्टर, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और 1-1.5 साल से हम इस कोरोना की दवाई का इलाज नहीं ढूंढ पाए। यहाँ इतने साइंटिस्ट, इतने डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमारी परीक्षाएं जो है पहले भी उनमें खामियां थी और अभी जो परीक्षा न लेकर के और भी इस देश के छात्रों के साथ है, इस देश की सरकार ने अन्याय किया है। अनुराग धारीवाल जी, पहले ही जो शिक्षण प्रणाली है वो खामियों से भरी हुई थी और अब इस तरह का फैसला उसमें और ज्यादा जो है इजाफा करेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? क्या आपको वाकई लगता है सरकार चिंतित नहीं थी, गंभीर नहीं थी, इसीलिए ये फैसला करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम कर दिया गया है? मैडम, मैं इस सिनेरियो को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, मैं इसके एक छोटे परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा इसको, क्योंकि आज इस यहाँ पर बैठने से पहले विभिन्न देशों में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार से कार्य किया गया, कैसे होना चाहिए, मैंने विभिन्न स्टडी की। पिछली मीटिंग में बैठे थे यहाँ पर, और उससे पिछले साल भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भी आगे क्या होगा। तो आपने एक बात देखी होगी, कुछ छात्र चाहते हैं कि एग्जाम हो, कुछ छात्र चाहते थे एग्जाम ना हो, कुछ छात्र चाहते थे एग्जाम ऑफलाइन हो, कुछ छात्र चाहते थे कि एग्जाम ऑनलाइन हो, विभिन्न तरह के, और किसी को भी सेटिस्फाई आप एक
धारा में कि आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बिल्कुल अब मैं ठीक कहा आपने कि सभी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं अपनी बात रखने के लिए। लोकेश अजमेर से जुड़े हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। स्वागत है आपका लोकेश, रखें अपनी बात। धन्यवाद मैम, मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका मिला। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि मूल्यांकन निष्पक्ष और कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं लोकेश। मैं चाहता हूँ कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए मूल्यांकन निष्पक्ष हो, सभी बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार ही ये मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए? क्या कोई आपके दिमाग में इसको लेकर सुझाव है कि किस आधार पर मूल्यांकन हो सकता है? मैम मेरा ये मानना है कि आप पूर्व की कक्षाओं के जो प्राप्तांक है पिछले 5 सालों के, मतलब 8 से लेकर 11 तक या 4, उनके आधार पर मूल्यांकन करें तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। करीम खान जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ, मैं कह रहा था कि जब चुनाव बीजेपी गवर्नमेंट 8 चरणों में करा सकती है तो कई चरणों में परीक्षा भी करा सकती है। रही बात जो अभी ये एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, इनको परीक्षा करवाना था। बच्चे अगर परीक्षा को नहीं होंगे तो फिर वो कहाँ से आगे की अच्छा कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये तो यूँ लग रहा है कि पहले फर्स्ट से हायर तक के आप बगैर परीक्षा के पास कर रहे हो, आज 12वीं भी आप कर दे रहे हो। सवाल ये उठ रहा है कि 12वीं अगर पास होगा तो बच्चा आगे निकल नहीं पाएगा, उसको यानी एग्जाम लेके ही आगे निकालना था। ये गलत फैसले हैं इनके। इनको ये चाहिए कि 19 और 20 में 20 और 21 में जो लॉकडाउन किया है इसको एक्सटेंशन देना था। इसके बाद जो बच्चे अगर एग्जाम करके आगे निकलते हैं तो नौकरियों में इनको उम्र बढ़ानी। जी, उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी, अनुराग धारीवाल जी। जी, जो हम चर्चा कर रहे थे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, 2 आपके प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। नंबर 1 प्रश्न आपका छात्रों का मूल्यांकन कैसे हो। दूसरा आपका प्रश्न है कि छात्रों का भविष्य कैसे तय हो, कि छात्रों को विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेना होता है, वो कैसे लिया जाए। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हम दोनों बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहले हम दूसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं कि बच्चों का भविष्य, जैसे अभी कुछ बच्चे नीट में जाएंगे, कुछ बच्चे मेडिकल एग्जाम देंगे, कुछ इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ CDS का या NDA का, नेशनल डिफेंस अकेडमी और कमर्शियल डिफेंस अकेडमी। वहां पर क्या होता है, एक मिनिमम नंबर क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है कि 50% नंबर जिन बच्चों ने ले लिए वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद उस बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या वो बच्चा लेफ्टिनेंट बनने के लायक है, क्या उसके भीतर वो एप्टीट्यूड है, वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा जाना जाता है। और जब कभी भी कोई समस्या आती है तो हमेशा नए अवसर भी पैदा होते हैं। जैसे कि हरित क्रांति भारत में जब आई, जब भारत के अंदर भूखमरी फैली 1962 की चाइना की लड़ाई के बाद, तो उसी प्रकार अब अपने पास महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम अक्सर कहते हैं बच्चों नंबरों की रेस में मत भागो, पर बच्चे नंबरों की रेस में भाग रहे हैं। अब नंबरों की रेस को खत्म करने का गोल्डन चांस भी है इसके साथ साथ कि यदि बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाए, सभी बच्चे अपने कॉमन भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि सभी बच्चे आपने पास कर दी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हर बच्चे का यदि आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहते हैं, कौन बच्चा इंजीनियर फील्ड में जाने के लायक है, इंजीनियर में भी कौन बच्चा सिविल इंजीनियर में जाने के लायक है, कौन मैकेनिकल में जाने के लायक है, कौन इलेक्ट्रॉनिक में जाने के लायक है, कोई इलेक्ट्रिक में जाने के लायक है, उस टेस्ट के बेस पे बच्चों को डिसाइड कर दे। उसमें जितने मार्क्स ले बच्चा एप्टीट्यूड टेस्ट में, उसके बेस पे उसको फील्ड में भेज दो। उससे एक नया परिवर्तन आएगा, उस फील्ड में वही बच्चा जाएगा जिसके भीतर उस की इनबोर्न कैलिबर होगा उस सब्जेक्ट को करने का, और वो वहां पर ज्यादा कामयाब होगा। अभी तक हम नंबरों की रेस के पीछे पड़े हैं और नंबरों की रेस कभी खत्म नहीं होती, पर अब मौका है कि नंबरों की रेस को खत्म करके और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए जो विभिन्न देशों में चल रहा है। आपने किसी ने कभी ये बात सोची कि हर छोटी मोटी चीज, छोटी सी ट्रॉफी से लेकर और प्लेन तक चाइना में क्यों बनते हैं, क्यों ओलंपिक में सब ज्यादा मेडल आते हैं? क्योंकि वो काम करते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर, वो काम करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर, कि जिस बच्चे के भीतर जो इनबोर्न कैपेबिलिटी है उसको पहचान जाए और उसको उस पर भेज दिया जाए। कितना गोल्डन चांस है बताइए मुझे, पहली बात। तो आप जी
जी बिल्कुल, आगे हम इस पर बात करेंगे। दूसरा जो एक आपने वो कहा कि दूसरा जो विषय है उस पर भी बात होना ज़रूरी है, लाजमी है, और आपने कहा कि ये जो वक्त है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर छात्रों को लेना चाहिए और इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कितना नुकसान होगा, कितना नहीं होगा, बातचीत इस पर जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़े हैं महुआ से, अभिनव हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका अभिनव, रखें अपनी बात। अभिनव, अपनी टीवी की आवाज़ को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि जो योगी जी ने परीक्षाएं रद्द की हैं, ये हम लोगों को देख कर की गई हैं, क्योंकि हम लोग के हालात नहीं थे। अगर मानिए जैसे हम एक पेपर देने चले जाते थे जी, जैसे मैम हम एक पेपर देने चले जाते हैं और दूसरे पेपर हम कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो योगी जी का ये फैसला हमारे लिए बहुत अच्छा है। योगी जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। योगी जी बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी अनुराग जी, अपना पहला बात जो प्रश्न था कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो आप यदि स्टडी करेंगे तो हर स्कूल के अंदर 10th और +2 के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके थे, क्योंकि जनवरी से लेकर और मार्च तक अपने स्कूल खुले हुए थे। तो प्री बोर्ड एग्जाम सब स्कूलों में हुए थे। लगभग पूरे भारत के जब स्टडी किया थी इस समय तो लगभग प्री बोर्ड हुए थे। तो प्री बोर्ड के बेस पर उनका रिजल्ट डिसाइड किया जा सकता है। उसके अलावा मंथली हर स्टेट ने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ इंटरनल असेसमेंट का प्रावधान किया हुआ था। जैसे यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर एक अवसर ऐप चलाया हुआ था जिसके ऊपर हर क्लास के बच्चे अपनी असेसमेंट में भाग लिया करते। कुछ ऑनलाइन क्विज वगैरह भी थी, तो उनके बेस पे बच्चों के नंबर डिक्लेयर किए जा सकते हैं रिजल्ट। और आगे जो दूसरा पार्ट के कैरियर का, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया मौका आपकी बात को वही चीज मिलेगी जो भारत के बच्चों के अंदर तो कैलिबर। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक लड़के ने बीटेक कर लिया सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उसका इंटरेस्ट बन गया कि मैं तो मेरे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कोडिंग करनी है। अब वो बीटेक भी कर ली उसने और अब वो कोडिंग करा कंप्यूटर कोडिंग में। पर एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट है जो हमारे भारत के लिए नया होगा, पर उसमें कोई उसे एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस एप्टीट्यूड डिक्लेयर करेंगे, एंट्रेंस लेंगे, तो हर बच्चे का ये पता चल जाएगा ये बच्चा किस फील्ड में जाने के लायक है, उसको उस फील्ड में भेज दो। लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में सभी बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेना संभव है? सुरेश द्रविड़ जी, हर एग्जाम के भीतर कुछ प्रतिशत का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यदि टीचर का भी टेस्ट होता है तो टीचर के अंदर चैट के अंदर भी लगभग 20 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब की बार हमें उसको ज्यादा करना होगा ताकि डेप्थ में रिपोर्ट आ पाए। सवाल वही है कि इस बार जो है वो स्केल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो पैरामीटर और ज्यादा ऊपर चला गया है, तो क्या ये सब कुछ इस वक्त में पॉसिबल है, संभव है? जी सुरेश द्रविड़ जी। देखिए, अभी अनुराग जी ने अवसर ऐप की बात की। ये अवसर ऐप है पूरे देश के साथ एक छलावा है। मैं खुद एक टीचर हूँ और इसकी अगर वास्तविकता मैं आपको बताऊं, इस पे जो टीचरों ने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं था जी, और मोबाइल नहीं होने से टीचरों ने जो बच्चे उनके पास एक्टिव बच्चे थे उन्हीं से अपने मोबाइल में सरकार ने एक दबाव डाला कि आपको ये इन बच्चों को ये टेस्ट दिलवाना ही है। वो टोटल का टोटल अवसर ऐप पे टोटल 100% लगभग फ्रॉड है और उसमें ऐसे बच्चे जिनका पेपर किसी दूसरे बच्चे ने किया, ये सच्चाई है, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार जानबूझ करके, विभाग जानबूझ करके दबाव डाल रहा है टीचरों पर कि अवसर ऐप पर पेपर लो। लेकिन इसमें इतनी धोखाधड़ी है क्योंकि हमने खुद देखा है जो सरकारी स्कूलों में बच्चों ने जो पेपर दिया, एक टीचर ने जैसे 40 बच्चों को बुलाया, उसमें 5 बच्चों के पास मोबाइल था, तो 5 बच्चों के वो उसमें नाम भर के और 5 बच्चों ने ही पूरी क्लास का पेपर कर दिया। और उसमें हुआ क्या, जो 5 बच्चे थे उन्होंने क्या नाम है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता था उनके ज्यादा मार्क्स आ गए। तो सरकार बहुत सारे ऐसे कदम उठा रही है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उसके पास संसाधन नहीं है। पहले वो संसाधन जुटाने चाहिए कि सरकार को, कि जिससे वो क्या नाम है अच्छे तरीके से परीक्षा ले सके, लेकिन उनकी तरफ ध्यान न देकर के सिर्फ नौटंकी ज्यादा की जा रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। अभी सुरेश जी, जिस तरीके से अनुराग धारीवाल जी ने कहा कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके जरिए जो है मूल्यांकन हो सकता है, आकलन हो सकता है और बेहतर तरीके से जो है नतीजे सामने आ सकते हैं, आपको कितना संभव लगता है इसके माध्यम से? देखिए, ये सुझाव तो अच्छा है, लेकिन जो हम रुचि के और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो भी परीक्षण करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे स्कूलों की स्थिति क्या है और उनका क्या है। कहीं तो जो बच्चे हैं 16 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 2 बच्चे, वहाँ 2 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, और कहीं जो है
मतलब कि बच्चे इतने हैं कि नाम है 300 हैं, 400 हैं, टीचर 2 हैं, 3 हैं। जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा तो कैसे इसकी कल्पना की जा सकती है कि उनके रुचि के मुताबिक उनका परीक्षण हो या उनके जो भी मतलब के मनोवैज्ञानिक तरह आधार पर उनको जाना जाए। तो ये संभव नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार का जो ढांचा है और सरकार की उदासीनता है शिक्षा के प्रति, उसमें बहुत खामी है और उसको सरकार उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और इन सारे अभाव में इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती भारत में। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से राज जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। बताएं कहां से बात कर रहे हैं राजस्थान में और क्या सवाल? जी कहें। पुखरा तेपाल नाम है मेरा। जी पुखराज जी कहें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो निर्णय है इसमें एक चुनौती है, चुनौती से संभावना को देखना है। मतलब कि बिना परीक्षा के उनका पूर्व का जो मूल्यांकन था ना पूर्व कक्षाओं का, उसके आधार पर और साथ ही बच्चे की प्रतिभा के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि बच्चे को भी लगे मेरे साथ जो न्याय संगत हुआ है। तो आपको लगता है कि इस तरीके से जो मूल्यांकन होगा वो पूरे सही होगा, पारदर्शी होगा और न्याय संगत होगा छात्र के साथ? संगत होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने कई सवाल यहाँ पर खड़े किए कि सरकार गंभीर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो योजनाएं भी चलाई गई वो भी एक तरीके से फर्जी ही साबित हुई हैं, उनका इतना ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई दिया जितना होना चाहिए था। तो ऐसे में जिस तरीके से अभी बिन परीक्षा ही छात्रों को पास कर दिया जाएगा, छात्र पास होंगे, इसके आप क्या नुकसान देखते हैं और क्या फ़ायदे देखते हैं? भविष्य में किन चुनौतियों का सामना इन छात्रों को करना पड़ सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे साथियों ने IIT, IIM या जो भी बहुत सारे नीट या जो जेई बहुत सारे इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी भी की थी, वो मैट्रिक या +2 के साथ, 10+2 के साथ। अब उनका मनोबल गिरेगा इससे। एक तरफ जो सरकार योग्यता की बात करती है, एक तरफ वो इस तरह के निर्णय ले रही है। मुझे लग रहा है कि सरकार इस पैमाने पर खरी नहीं है और वो जहां आप देखेंगे लेटरल एंट्री से देखिए IAS को भर्ती कर रही है, तो IAS के लिए जो परीक्षा होती थी उसको भी नजरअंदाज कर रही है मौजूदा सरकार। ये उसका एक संकेत है। मुझे लगता है कि इस देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा मौजूदा सरकार कर रही है, जिसके परिणाम आने वाले समय में पूरे देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे और देखेगी जनता। इस पर पूरी जनता को आज जागरूक होने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अनुराग धारीवाल जी, आपको क्या चुनौतियां दिखाई देती हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि नंबरों की रेस तो अब इसी समय पर खत्म हो गई। सुरेश जी की बात काफी जायज थी। कुछ असली अवसर में खामियां, देखिए खामियां हर चीज में मिलती है। मस्ती की पाठशाला शायद हिमाचल प्रदेश में है, खुशियों की बागवानी शायद राजस्थान में है, ऐसे ही हर जगह आपने कुछ प्रोग्राम चलाए हुए हैं। पर हमारे यहाँ पर अब फिलहाल क्वेश्चन सिर्फ 10वीं और 12वीं का है। तो 10वीं 12वीं दोनों के प्री बोर्ड हो चुके हैं और प्री बोर्ड स्कूल टीचरों ने ही लिए हैं। इससे सब एग्री करते हैं। तो स्कूल टीचर ने अपनी योग्यता अपने पूरे अनुशासन में पूरे सिस्टम से वो नकल रही तो परीक्षा ली होगी, तो उस बेस पर तो उनका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। और आगामी जैसे अभी ईश्वर जी ने बात बताई कि आगे IIE में कैसे जाए, IIT में कैसे जाए, तो उसका मैंने बिल्कुल आसान आपको रास्ता बताया कि हर बेसिक एग्जाम मान लो जैसे NDSE जैसे 50% ही क्राइटेरिया होता है नंबरों के रेस को रोकने के लिए, और उसके बाद उसका एप्टीट्यूड मापा जाता है। तो उसी प्रकार मिनिमम सब जिसके जितने नंबर आगे मान लो प्लस प्री बोर्ड में किसी 50% नंबर ले लिए, 55 ले लिए, 60 ले लिए, मिनिमम क्राइटेरिया 50 आप मान लीजिए, कोरोना समय कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका 20 नंबर का होता था उसको आप और वो परीक्षा देने पहले भी आप जानते हैं कि IIT नीट की परीक्षा ऑनलाइन भी होती आई है, ऑनलाइन विभिन्न जगह ऑनलाइन भी आयोजित की जाती रही है। तो बच्चे के एप्टीट्यूड टेस्ट को बढ़ा दिया जाए और उसके बेस पे उन बच्चों का जो जिस फील्ड के लायक उसको उस फील्ड में भेज दिया जाए। सबसे बेटर एक नंबरों की रेस खत्म हो जाएगी, कोचिंग सेंटरों का सिस्टम खत्म हो जाएगा और उस फील्ड के अंदर एक नए वही बच्चे जाएंगे जिनके भीतर वो कैलिबर है या जो इनबोर्न कैपेबिलिटी उनके भीतर इनबोर्न वो उसी चीज के लिए पैदा हुए हैं वो काम करने के लिए। सुरेश जी, भारत के लिए नया कॉन्सेप्ट है और चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस इसको बरसों से कर रहा है इसको। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इस बारे में अभी जो छात्र हैं अभ्यस्त नहीं है, खुद शिक्षक इस बारे में अभ्यस्त नहीं है और एक चीज़ को
प्रैक्टिस में लाने के लिए एक वक्त जो है वो भी दरकार होता है, लेकिन अब जल्दबाजी में अगर चीज़ें की जाएंगी तो वो उतनी बेहतर तरीके से लगता नहीं कि हो पाएंगी जितनी होनी चाहिए। सुरेश जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि अब जो कॉन्सेप्ट है वो बदलता जा रहा है, जो शिक्षण प्रणाली है उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अब बदल जाएगा इस तरीके से परिणाम घोषित करने के बाद, और सरकारी क्या आगे भी इस तरीके के फिर जो तरीका है, ये सरल तरीका एक हम कहेंगे, इससे अपनाती जाएंगी? देखिए, तरीके तो कुछ बदलने पड़ते हैं समय परिस्थिति के हिसाब से और विकास के हिसाब से भी। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें विकास चाहिए, परीक्षा प्रणाली उसमें विकास चाहिए, ये जो परीक्षण है, मूल्यांकन है, उसके तौर तरीकों में कुछ बदलाव आता रहता है, ये तो जरूरी भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे आज 20 वर्ष हो गए हैं शिक्षा विभाग में, और मैं प्राथमिक शिक्षकों का, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला कैथल का जिला प्रधान जी। तो मैंने 20 साल में ये देखा, बहुत सारी योजनाएं ऐसे आज सरकारी स्कूलों में इसलिए चलाई जा रही हैं, उनको ठीक तरीके से बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, चाहे डीपीपी रही, चाहे सर्व शिक्षा अभियान रहा, चाहे आरएमएसए रहा। तो इनमें बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा जो है वो ध्वस्त हो गया, उसमें जो काम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छी योजनाएं बनी, दिखावे के लिए बहुत अच्छी थी, लोगों को प्रभावित करती थी, लोगों को अच्छा लगता था, टीचरों को भी अच्छा लगता था, अभिभावकों को भी अच्छा लगता था, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ। तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, योजना कितनी अच्छी है, उसके संसाधन हमारे पास नहीं है, तो ऐसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं है। और उस दिशा में जाना, अगर हमारे पास एक छोटे मकान का ब्योंत है, एक छोटा मकान बना सकते हैं, इतना ही साधन है, तो उतना ही बनाना चाहिए। अगर हम बड़े मकान की कल्पना करेंगे और उस तरह के सपने संजोएंगे और उस तरह के प्रयास करेंगे, जबकि संसाधन नहीं है, तो वहाँ असफल तो होंगे। बिल्कुल यहाँ तो परेशानियां ऐसा ही लग रहा है और कि या तो सरकार के पास दिक्कतें आएंगी। संसाधन नहीं है, या सरकार जानबूझ के वो संसाधन उपलब्ध नहीं कराना चाहती, कि ताकि जो सरकारी शिक्षा वो ध्वस्त हो जाए और बड़े पैमाने पर जो निजीकरण बढ़ रहा है, इस दिशा में भी और ज्यादा बड़े पैमाने पर निजीकरण हो और आम जनता शिक्षा से वंचित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो संक्रमण के खतरे को देखते हुए 10वीं की तर्ज पर ही 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं, लेकिन इस फैसले ने मसले का सटीक हल दे दिया है, ये कहना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि सरकार के इस फैसले ने कई छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।